मिस्टर नंदकिशोर पांडे जी निर्धारित कार्यक्रम में वो उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे, पर कुछ तकनीकी कारणों से उनके आने में विलम्ब हुआ, इसलिए इस सत्र हम लोगों के सत्र के अध्यक्ष हुए। ये हम लोगों के लिए खुशी की। हमारे साथ मंच पर अपनी बात रख चुके हमारे सभी आदरणीय मित्रों, हमारे पूज्य गुरु के परिवार के सभी श्रद्धेय गुरुगण, इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि और आज के उद्घाटन समारोह के मुख्य वक्ता श्रद्धेय विश्वनाथ प्रसाद बिहारी जी, आदरणीय चित्तानंद मिश्र जी, हमारे गुरु जी प्रोफेसर अनंत मिश्र जी, परिहार जी, शेषारत्नम जी और सभी आदरणीय मित्रों, इस सत्र के संचालक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मित्र जी, जिनका बहुत आतंक इस सत्र के वक्ताओं पर है और यह आतंक ठीक भी है। गांधी जी की भाषा दृष्टि के बारे में मुझे कुछ बातें करनी थी और मुझे लगता है कि वो बातें ज्यादातर कही जा चुकी हैं। उद्घाटन सत्र में आदरणीय तिवारी जी ने और आदरणीय चित्तानंद मिश्र जी ने इतने मुकम्मल ढंग से अपने वक्तव्य, अपनी बातें रखी हैं कि उसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं, मूल बातें जिसे कहते हैं। और इस सत्र के हमारे सहयोगी वक्ताओं ने प्राय सभी ने, सुमन जैन जी ने, पोरवार जी ने, विकास पाटिल जी ने और पहले वक्ता जो थे सुवनीत जी ने, मुझे जिस जो बात करनी थी उसमें से ज्यादातर बातें भाई दिलीप सिंह जी ने कह दी हैं और वो सभी बातें मेरे इस आलेख में हैं। अब प्रश्न ये है कि गांधी ऐसा क्यों करते थे? गांधी ने क्यों हिंदुस्तानी को चुना? गांधी ने क्यों तत्सम पदावली का विरोध किया? गांधी ने क्यों लखनऊ के मौलवियों को इस बात के लिए नाराज किया, यह कहकर कि मौलवियों ने उर्दू में फारसी शब्दों को इतना ज्यादा भर दिया है कि वह सामान्य आदमी की समझ के बाहर हो गई है। वैसे ही संस्कृत में भी, हिंदी में भी संस्कृत के तत्सम शब्दों को ऐसा भर दिया गया है कि वह सामान्य आदमी के बाहर चले। गांधी जी की चिंता के केंद्र में साधारण आदमी था और वे साधारणता की एक संस्कृति विकसित कर रहे हैं। बड़प्पन और महानता की संस्कृति के बरक्स, सामंती संस्कृति के बरक्स, राजशाही संस्कृति के बरक्स वे साधारणता की एक संस्कृति विकसित कर रहे थे। इसलिए उन्होंने साधारण व्यक्तित्व चुना,
साधारण की भाषा चुनी, साधारण की शैली चुनी और साधारणता का एक दर्शन विकसित किया। यह उनके लड़ाई के तौर तरीकों में भी है, यह उनके स्वराज्य की कल्पना में भी है और यह उनकी भाषा की दृष्टि में भी है। इसलिए उन्होंने 1900 कानपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में 1925 में कानपुर अधिवेशन के बाद जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उस प्रस्ताव के बाद उन्होंने यंग इंडिया में और नवजीवन में बाकायदा लेख लिखा और कांग्रेस के लोगों से कहा, मेरे पास उदाहरण लिखित है कि कांग्रेस के लोगों को हिंदुस्तानी देवनागरी लिपि में भी और उर्दू लिपि में भी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। और जब वे कह रहे थे तो इसके साथ यह भी जोड़ रहे थे, मेरे लिए उनके द्वारा यह जोड़ा जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे गरीबों में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। गरीबों में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ाना उनकी चिंता में था, इसलिए कि अंग्रेजों द्वारा बराबर, अंग्रेजों द्वारा और अंग्रेजों द्वारा पोषित अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों द्वारा स्वाधीनता आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही थी और कांग्रेस को इस देश के राजे रजवाड़ों की पार्टी बताया जा रहा था। गांधी जी इसलिए कांग्रेस को गरीबों के विश्वास अर्जित करने का मंच बनाना चाहते थे और इसका उन्होंने पूरा एक दर्शन किया, भाषा के द्वारा किया। उन्होंने कहा कि ये जो गुलामी है, ये जो गुलामी है, अपने देश के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की गुलामी ज्यादा खतरनाक है और अपने देश के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को ही गरीबों की हाय लगे, गरीबों की हाय लगना बहुत ही कॉमन, हिंदी का, भोजपुरी क्षेत्र का भी हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है, हमारे भक्त कवियों द्वारा प्रयोग किया गया मुहावरा है। और मैं बता दूं, ये बात सब लोग जानते हैं कि गांधी के व्यक्तित्व की जो विराटता है, उस विराटता के निर्माण में हिंदी की भक्ति कविता का बहुत बड़ा योगदान है। वह जो भाषा है, ये जो हिंदुस्तानी है जिसके गांधी पक्षधर है, वह भक्ति काव्य की भाषा है। वह जिन प्रांतीय भाषाओं के पक्षधर हैं, वो भक्ति काव्य से निकली हुई भाषा है। वे जिस करुणा की बात कर रहे हैं, वे जिन गरीबों की बात कर रहे हैं, वो भक्ति काव्य के से निकला हुआ संदेश है। भक्ति काव्य ने गांधी के व्यक्तित्व को बनाया था और वहां से वो भक्ति भाव उनका देश के लोगों के प्रति आया था। मित्रों, गांधी की भाषा में ये जो बात है, फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी चर्चा दिलीप सिंह जी कर रहे थे, फोर्ट विलियम कॉलेज ने यह स्थापित किया कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है और हिंदी हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाना है तो दोनों की भाषाओं को लड़ाओ। और फोर्ट विलियम कॉलेज की साजिश
जो अंग्रेजों की साजिश थी, वह साजिश देश में आज भी फल फूल रही है और यह लड़ाई ज्यादा गहरी होती जा रही है। गांधी जी इसका भविष्य देख रहे थे, इसलिए उन्होंने हिंदुओं की भाषा के रूप में हिंदी को नहीं, संस्कृत को स्थापित किया। बाकायदा ये लिखा हुआ है गांधी ने कि हिंदुओं की भाषा संस्कृत है, मुसलमानों की भाषा फारसी है और सभी भारतीयों की भाषा हिंदुस्तानी है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी और जो उर्दू लिपि में लिखी जाएगी। हिंदुस्तानी को उन्होंने भारतीयों की भाषा कहा और यह एक बहुत ही क्रांतिकारी बात थी, जिससे एक बहुत बड़ी साजिश के समानांतर भारतीय जनता को सचेत करने का एक विवेक दिखाई देता है गांधी के यहाँ। और गांधी का यह विवेक हर क्षेत्र में काम कर रहा था। उनके विचार के केंद्र में ही था आजादी, और यह आजादी सिर्फ वोट की आजादी नहीं थी, यह आजादी सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी। गांधी जिस आजादी का स्वप्न देख रहे थे वह चेतना की आजादी थी। चेतना की आजादी के स्वप्न दृष्टा महात्मा थे वो, और इस आजादी के लिए लड़ने का प्रशिक्षण और लड़ाने की चेतना जगाने वाले महात्मा थे। इसलिए उन्होंने हर विषय पर बहुत गंभीरता से विचार किया है। और सचमुच दिलीप सिंह जी कह रहे थे, वो तो खुद ही बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं, जो कह रहे थे कि जो बातें गांधी ने कही हम लोग भाषा विज्ञान के रूप में उन बातों पर आज रिसर्च कर रहे हैं और उनकी कही हुई बातों को सिद्ध करने के लिए या उन्हीं बातों को फिर से दोहराने के लिए मोटे शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं। गांधी की यह जो दृष्टि है, और यह बात फिर से दोहरानी चाहिए कि गांधी सिर्फ भारत की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वह मनुष्य की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे। उनकी चेतना हर मनुष्य के भीतर जो पराधीनता का भाव है, हर मनुष्य के भीतर जो आतंक बैठा हुआ है, वह आतंक सत्ता का हो, वह आतंक धर्म का हो, वह आतंक जाति का हो, वह आतंक किसी भी चीज का, गांधी उस आतंक से व्यक्ति की चेतना को मुक्त करना चाहते और उसको भीतर से स्वाधीन करना चाहते थे, जो स्वाधीनता उन्होंने अपने भीतर अर्जित। गांधी की तरह का कोई व्यक्तित्व होता आज हमारे सामने, जिसे वोट की चिंता न होती, तो वो डंके की चोट पर देश में कह सकता था कि हमें इतने बड़े राम मंदिर की क्या जरूरत है, हमें ऐसे बंटवारे वाले कानूनों की क्या जरूरत है। गांधी होते तो ये बात कहते हैं। ये हमारे मित्रों ने रिसर्च किया है। पोद्दार जी जो बहुत बड़े पत्रकार भी थे, आध्यात्मिक भी थे, संत भी थे, महात्मा भी थे, गीता प्रेस जिन्होंने चलाया, जिन्होंने धार्मिक साहित्य का इतना प्रचार किया, जहां हर किताब में भगवान के चित्र छपते हैं। अनंत जी सवेरे चर्चा कर रहे थे और हम लोग पहले से भी इस बात की चर्चा करते हैं। पोद्दार जी ने जब गांधी जी को गीता प्रेस में छपे हुए भगवान के चित्र भेजे, तो गांधी जी ने पोद्दार जी को चिट्ठी लिखकर कहा कि भगवान को इतने गहने पहनाने की क्या जरूरत है।
ये साहस गांधी ही कर सकते थे कि जो भगवान के गहनों पर भी सवाल उठा सके। राजा रजवाड़ों के गहनों पर तो इसी काशी में उन्होंने सवाल उठाया था। यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में उन्होंने रजवाड़ों के गहनों पर सवाल उठाया था। यहीं उन्होंने कहा था कि यह शिक्षा केंद्र बन रहा है तो इसे मातृभाषा में शिक्षा का केंद्र बनना चाहिए। और मिश्र जी ने सवेरे उसके रजत जयंती समारोह की भी बहुत विस्तार से चर्चा की है मित्रों। तो यह गांधी की दृष्टि थी, एक बड़ी दृष्टि थी, मनुष्यता के लिए एक जरूरी दृष्टि थी। हम उस दृष्टि को याद करें और उससे अपने भीतर उस शक्ति का अनुभव करें तो निश्चय ही मनुष्यता के लिए बड़ी बात होगी। मनुष्यता के लिए और उससे भी ज्यादा अपने लिए गांधी को याद करते हुए हम खुद अपने भीतर की जड़ताओं से, अपने भीतर की कुंठाओं से, अपने भीतर ब्राह्मण होने की कुंठा से, हिंदू होने की कुंठा से, विद्वान होने की कुंठा से, बड़े होने की कुंठा से कितने मुक्त हो सकते हैं गांधी को महसूस करते हुए। अगर इतने लंबे 150वें वर्ष में इतने आयोजनों का इतना सा भी असर किसी के ऊपर पड़े तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और विद्याश्री न्यास द्वारा अपने सीमित संसाधनों में किए जाने वाले इस महान आयोजन की श्रृंखला का भी एक बहुत उपयोगी प्रभाव होगा मित्रों। गांधी की किसी भी दृष्टि को सोचना, समझना और उसे अपने आचरण का विषय बनाना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने